Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about INS Aridhaman, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. INS Aridhaman है क्या, उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं अबाउट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, ये वैसे सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा पावर्ड होते हैं और वो बैलिस्टिक मिसाइल को अपने ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडक्ट किया जा सकता है जिसकी मदद से एनिमी कंट्रीज के ऊपर अटैक किया जा सके। ऐसे सबमरीन्स को, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है SSBN, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर पावर्ड तो होते ही हैं, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से वो पावर डिराइव करते हैं इन ऑर्डर टू मैनूवर। साथ ही साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने ऊपर सपोर्ट करते हैं जिनकी मदद से न्यूक्लियर वॉर हेड्स को डिलीवर किया जा सकता है दूसरे देशों के ऊपर, एनिमी देशों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। इस तरीके के जो SSBN हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, दे आर ओन्ड बाय ओनली फ्यू कंट्रीज, जैसे कि US, रसिया, चाइना, UK, फ्रांस एंड इंडिया। जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होते हैं उनकी खासियत ये होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर पावर वो डिराइव करते हैं फॉर मैनूवरिंग। इसके अलावा जो बाकी सबमरीन्स होते हैं उनको कहा जाता है कन्वेंशनल सबमरीन्स या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। तो एक हो गए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, दूसरे हो गए कन्वेंशनल सबमरीन्स या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की खासियत ये होती है कि वो काफ़ी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं और वो रिलेटिवली शांत भी होते हैं, साइलेंट भी होते हैं, जिस कारण से एनिमी रडार्स उनको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब भारत के अंदर SSBN की हम बात करें, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स की हम बात करें, बेसिकली न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की हम बात करें, तो ऑलरेडी हमारे पास, हमारी नेवी के पास दो इस तरीके के सबमरीन्स इंडक्टेड थे। पहला INS अरिहंत 2016 में, मैं इंडिजीनस भारत में बनाए हुए सबमरीन्स की बात कर रहा हूं। तो पहला इंडिजीनस सबमरीन जो इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया वो था INS अरिहंत 2016 में। दूसरा INS अरिघात, कमीशन इन 2024। और करंट न्यूज ये है कि इंडियन नेवी ने तीसरा SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडक्ट कर लिया है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन इंडक्ट कर लिया है। उसका नाम है INS अरिधमान। INS अरिधमान पहले जो दो SSBN सबमरीन्स हैं भारत की, INS अरिघात और INS अरिहंत, उसके मुकाबले लार्जर साइज का है। INS अरिहंत जो सबसे पहला था उसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 6000 टन का है। INS अरिघात वो भी 6000 टन का ही है, लेकिन INS अरिधमान जो रिसेंटली इंडक्ट किया गया है वो 7000 टन का है। और फ्यूचर में एक और इस तरीके का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडक्ट किया जाएगा बाय इंडियन नेवी, अभी वो डेवलप हो रहा है, अंडर ट्रायल है। उसका नाम होगा INS अरिसुदान। INS अरिसुदान भी INS अरिधमान की तरह ही 7000 टन्स वाला डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, मतलब ओवरऑल 7000 टन्स डिस्प्लेस होगा एक बार में। अभी के टाइम में विद इंडक्शन ऑफ INS अरिधमान, इंडियन नेवी के पास 3 SSBN हो गए हैं। SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ये टेक्निकल नाम हुआ। इनको समझने का सिंपल सा मतलब है, दे आर न्यूक्लियर पावर्ड एंड दे सपोर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट कैन डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज वेल। SSBN के अलावा और भी कुछ सबमरीन्स होते हैं, जैसे SSN होते हैं, दे कैरी कन्वेंशनल वेपन्स। SSGN होते हैं, तो मतलब ये कन्वेंशनल वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स तो इनके ऊपर होंगे लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर नहीं कर सकते। SSGN दे कैरी गाइडेड मिसाइल विद कन्वेंशनल वॉरहेड। करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन SSBN। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, SSBN के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडक्टेड होते हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो अब सबमरीन्स के ऊपर माउंट होने वाले मिसाइल्स की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो मिसाइल्स हैं हमारे पृथ्वी वगैरह, ये सबमरीन्स के ऊपर इंडक्ट नहीं हो सकते। सबमरीन्स के ऊपर इंडक्ट होने के लिए
स्पेशल क्लास ऑफ मिसाइल्स बनाए गए हैं भारत द्वारा। उनका नाम है के फैमिली ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, के फैमिली SLBM। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, के फैमिली। ये जो के नाम आया है, दैट हैज बीन डिराइव्ड या इंस्पायर्ड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो के फैमिली ऑफ जो मिसाइल से हैं, तो SSBN सबमरीन से हैं। 3 सबमरीन्स हो गए हमारे पास, अरिहंत, अरिघात और अरिंदम। और उनके ऊपर जो मिसाइल्स इंडक्ट किए जाते हैं वो के फैमिली के मिसाइल्स हैं। के फैमिली के अलग अलग मिसाइल्स डेवलप किए गए हैं, K15, K4, K5, K6। अभी K15 और K4 ही फंक्शनल है। K15 का दूसरा नाम सगारिका भी है। इसका रेंज लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। तो जो हमारा सबसे पहला SSBN था INS अरिहंत, इसके ऊपर K15 को माउंट किया गया है। जो दूसरा लाया गया INS अरिहात, उसके ऊपर K15 के अलावा K4 को भी माउंट किया गया है। K4 का जो रेंज है वो K15 के मुकाबले ज़्यादा है। K15 का रेंज 750 किलोमीटर के आसपास है, जबकि K4 का रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। ये जो तीसरा हमारा SSBN आया है INS अरिंदम, उसके ऊपर भी K4 और K15 दोनों को माउंट किया जाएगा। फ्यूचर में उनके ऊपर K5 और K6 को भी माउंट किया जा सकता है। K5 और K6 का रेंज और भी ज़्यादा होगा। तो K family of submarine launched ballistic missiles have been inducted over Arihant, Arighat and now they will be inducted on Aridhaman। ये जो हमारा नया SSBN इंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने। SSBN का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विच कैन डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड विथ हेल्प ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये इनका एक्सप्लेनेशन है, फीचर है SSBN का। इसका फायदा ये है कि इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड। देखिए, न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड सरल भाषा में एबिलिटी टू अटैक विथ न्यूक्लियर पावर फ्रॉम लैंड, एयर एज वेल एज सी। तीनों लेवल पे अगर हम न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकते हैं ऑन एनिमी, तब कहा जाएगा कि हमारे देश के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड हमारा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ऐसा नहीं है कि INS अरिंदम के बाद से हमारा न्यूक्लियर ट्रायड पहली बार डेवलप हुआ है। न्यूक्लियर ट्रायड इज ऑलरेडी देयर। INS अरिंदम विल फर्दर स्ट्रेंथन आवर न्यूक्लियर ट्रायड। देखिए, हमारे पास लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, पृथ्वी वगैरह, इंटरकनेक्टेड कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर किया जा सकता है। एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है जिनको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, जैसे कि रफाल फाइटर जेट्स हैं, सुखोई वगैरह थे, उनकी मदद से, जैगुआर फाइटर्स, इनकी मदद से आप डिलीवर किया जा सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड। सी बेस्ड प्लेटफॉर्म में आएगा हमारा SSBN, जैसे कि INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिंदम, जिनकी मदद से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि के फैमिली मिसाइल्स को डिलीवर किया जा सकता है। तो ये है न्यूक्लियर ट्रायड, 3 जगह से अटैक करने की काबिलियत। न्यूक्लियर ट्रायड जरूरी क्यों है? न्यूक्लियर ट्रायड इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कहती है नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटालिएशन, यानी कि हम किसी के ऊपर पहले न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो उस केस में हम स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। अब काउंटर अटैक करने के लिए आपके पास न्यूक्लियर ट्रायड होना चाहिए। किसी ने हमारे लैंड बेस्ड न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया तो हम एयर और सी की मदद से अटैक कर पाएं। किसी ने सी बेस्ड साइट्स पे अटैक किया तो हम एयर और लैंड की मदद से अटैक कर पाएं। तो न्यूक्लियर ट्रायड होने से होता क्या है? 2 चीजें होती हैं। एक तो क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट होता है, डेटरेंस फॉर द एनिमी कंट्रीज, कि भैया इसके ऊपर अटैक मत करो, नहीं तो ये काउंटर अटैक करेगा तो तीनों तरफ से मारेगा। एक तो क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट होता है न्यूक्लियर ट्रायड होने से, और दूसरा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत होती है। ये 2 टर्म याद रखना, डेटरेंस एंड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर काउंटर अटैक करने की एबिलिटी भी होती है न्यूक्लियर ट्रायड के कारण। तो भारत का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है बट मैसिव रिटेलिएशन एज पर आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसका तभी मीनिंग बनता है जब हमारे पास क्रेडिबल डेटरेंस हो और साथ ही साथ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, यानी कि हमारे ऊपर अटैक होगा तब काउंटर अटैक करने की हम स्थिति में हो, तभी जाकर के इस प्रिंसिपल का कोई सेंस बनता है। अच्छा, भारत के SSBN की तो हमने बात कर ली, उसके अलावा और कितने तरीके के सबमरीन है हमारे पास वो जरा देखते हैं। तो इंडिया हैज टोटल 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स अपार्ट फ्रॉम 3
SSBN वी हैव 16 कन्वेंशनल सबमरीन, उसमें से 6 सबमरीन्स हैं कलावरी क्लास सबमरीन। इसको भारत ने डेवलप किया है इन एसोसिएशन विथ फ्रांस। ये कलावरी क्लास सबमरीन, कलावरी, INS कलावरी, INS खंदेरी, INS खरांजी, इस तरीके के 6 सबमरीन्स ये भारत ने डेवलप किए इन एसोसिएशन विथ फ्रांस। उसके अलावा 4 सिसुमार क्लास सबमरीन्स एंड 7 सिंधु घोष क्लास सबमरीन। तो टोटल अभी देखिए इसमें से 6 में से 5 डेवलप हो चुके हैं, तो इस कारण से टोटल अभी इंडक्टेड हमारे पास 16 सबमरीन्स हैं जो कन्वेंशनल क्लास सबमरीन से हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर ट्रायड। ये हाउ सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर ट्रायड इज टू इंश्योर न्यूक्लियर डेटरेंस। तो जो मैंने डिस्कस किया न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है वो बता दीजिए, और फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मैसिव रिटेलिएशन की पॉलिसी है। तो डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्रिएट करने के लिए और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जरूरी है न्यूक्लियर ट्रायड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है क्या, इसको ध्यान से समझते हैं। पहले समझ लेते हैं इन दो शब्दों के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के बारे में। इंसॉल्वेंसी is an economic status या financial status of an individual or an organization where they are unable to meet their financial obligation। सरल भाषा में कहें तो किसी कंपनी ने या एक इंडिविजुअल ने उधार लिया है और अब वो पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, तो ऐसी फाइनेंशियल स्थिति को कहा जाएगा इंसॉल्वेंसी वाली स्थिति। उस इंडिविजुअल कहा जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इस केस में वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट जा सकता है, या फिर जिसने उधार दिया उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, वो उनको लेकर के कोर्ट में जा सकता है। दोनों पार्टी कोर्ट पहुंच सकती है। कोई भी एक पार्टी कोर्ट में इस मामले को लेकर के जा सकती है कि हमारा उधार बहुत दिन से नहीं लौटाया गया है, या जिसके ऊपर उधार है वो भी कोर्ट पहुंच सकता है कि साहब हमारे पास जो बचा है यही संपत्ति है, इसको बेच करके पैसा वापस करवा दो जितना हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। दोनों ही केस में जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट उसके बाद जिसने भी पार्टी ने उधार लिया था, इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उसके एसेट्स को जब्त करके, उसको सेल करके और पैसा रिकवर करके लेंडर को जब उसका उधार लौटा देती है, तो उसके बाद जो इंसॉल्वेंट्स थे उन्हीं को कहा जाता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब है लीगल स्टेटस, जहां कोर्ट ने उसकी संपत्ति को अक्वायर करके लोन पे ऑफ कर दिया है जितना हो सका है। अब कोर्ट ने उसको बैंकरप्सी का सर्टिफिकेट दे दिया है, तो इससे फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अब उसको कोई लेंडर हैरास नहीं करेगा। मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ का लोन लिया था और मैं इंसॉल्वेंट हो गया। अब मेरी फैक्ट्री को कोर्ट ने अक्वायर करके बेचा और जिस बैंक ने मुझे उधार दिया था उसको 70 लाख रुपए वापस किए, क्योंकि फैक्ट्री को बेच करके 70 लाख रुपए ही आए। तो अब एक बार जब ये लोन पे ऑफ हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट मुझे बैंकरप्सी सर्टिफिकेट दे देगा। इससे फायदा ये होगा कि भले बैंक को सिर्फ 70 लाख ही मिले, जबकि उधार दिया था 1 करोड़ का, बैंक को मिले 70 लाख रुपए, फिर भी वो बैंक मुझसे पैसे नहीं मांगेगा कि लाओ मेरा 30 लाख रुपया और लाओ, क्योंकि ये मामला सारा कोर्ट के थ्रू सेटल हो चुका है। तो ये होता है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बीच का अंतर। इंसॉल्वेंसी इज फाइनेंशियल स्टेटस, बैंकरप्सी इज अ लीगल स्टेटस where the resolution of paying of loan has been done through court। अब इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक पहुंचने के लिए कई सारे नियम हैं, कानून हैं, जिसके थ्रू बताया गया है कि कैसे बैंकरप्सी के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। कंपनीज एक्ट में कई सारी बातें बताई गई हैं, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। उसके अलावा बैंक से संबंधित एक कानून है सरफेसी एक्ट, वो लाया गया। बट मुद्दा ये है कि जब तक इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी का जो रास्ता है कोर्ट के थ्रू होता रहेगा, तब तक इसमें डिले होता रहेगा, क्योंकि कोर्ट में वैसे भी पेंडेंसी ऑफ केसेस होते रहते हैं, अनड्यूली मामला खिंचता रहता है। तो इसी समस्या को, जहां पे एक इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल या एक कंपनी कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू बैंकरप्सी डिक्लेयर करवा करके अपना लोन पे ऑफ करना चाहता है, बट उसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा जो समय लगता है, अनड्यू डिले होता है, इसी समस्या को, क्योंकि कई सारे कानून हैं जिनके अंतर्गत ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, कंपनीज एक्ट एंड सरफेसी एक्ट, तो इसमें बहुत डिले होता है। इस डिले को ही
इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने नाम दिया था चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 वाला कहता है कि 1991 से पहले तक इंडियन इकोनॉमी वाज ए रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी। मतलब वहां पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना भी कठिन था, और एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो उसको बंद करना भी उतना ही कठिन था, क्योंकि बंद करने से पहले आपको उधार देने वाले लोगों का पैसा वापस करना होता है, मजदूरों का बकाया सैलरी वापस करना होता है। आप कंपनी बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी घाटे में है, तभी तो आप बंद कर रहे हैं। तो उस केस में आपके पास पैसा नहीं होता है मजदूरों का पैसा वापस करने का, सैलरी देने का, उधार देने वाले बैंक्स वगैरह का पैसा पे ऑफ करने का। तो उस केस में फिर जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, जो अपना बिजनेस बंद करना चाहती है, वो कोर्ट जाती है, वहां से बैंकरप्ट होना सर्टिफिकेट डिक्लेयर करवाना चाहती है। तो उस केस में फिर कोर्ट जो है वो कंपनी के एसेट्स को अक्वायर करके मजदूरों का सैलरी जितना हो सके उतना वापस करेगा, उधार देने वालों का पैसा जितना हो सके उतना वापस करेगा। तो इसमें बहुत समय लगता था। तो 1991 से पहले जब हमारी इकोनॉमी एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ नहीं था, तब तक बिजनेस स्टार्ट करने में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में लाइसेंस राज, कोटा राज का प्रॉब्लम था, और बिजनेस बंद करना भी प्रॉब्लम था, क्योंकि बिजनेस बंद करने के लिए तमाम बैंकरप्सी लॉ वगैरह, सरफेसी एक्ट, ये सब फॉलो करना होता। सरफेसी एक्ट तो वैसे बाद में आया, लेकिन तमाम नियम फॉलो करने होते थे इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक पहुंचने के लिए। इंडियन इकोनॉमी में ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 वाला, वो कहता है कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया इंडियन इकोनॉमी में, उसके बाद से बिजनेसेस स्टार्ट करना तो आसान हो गया, लाइसेंस राज, कोटा राज तो कम हो गया, लेकिन बिजनेसेस बंद करना अभी भी कठिन है। तो दिस इज चक्रव्यूह चैलेंज। चक्रव्यूह चैलेंज शुरू हुआ है इंडियन इकोनॉमी का पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स। एंट्री तो आसान है, लेकिन एग्जिट कठिन है, क्योंकि एग्जिट के लिए अभी भी तमाम नियम, सरफेसी एक्ट और वो सब फॉलो करना होता है। इससे होता क्या है कि बिजनेस घाटे में है, फिर भी उसको हम बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तमाम कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। इस चक्कर में जिस प्रेमाइसेस में बिजनेस चल रहा है, जो लैंड है, फैक्ट्री है, मशीनरी है, वो आइडल पड़ी हुई है, तो वो हो गया नॉन प्रोडक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लस जो वर्कर्स हैं वो भी कहीं और जॉब नहीं ज्वाइन कर रहे, उनको लग रहा है कि कहीं और जॉब ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से छोड़ करके, तो यहाँ पे जो हमारा पेंडिंग सैलरी है वो मिस हो जाएगा। इस चक्कर में वर्कर्स भी कहीं और काम नहीं कर रहे, तो हो क्या रहा है कि रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। भारत की इकोनॉमी एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 post LPG reforms has been facing Chakravyuh challenge, where starting a business is easy, relatively easy, but winding it up, getting a bankruptcy certificate is difficult. इसी को नाम दिया गया एंट्री विदाउट एग्जिट, चक्रव्यूह चैलेंज। और फिर इकोनॉमिक सर्वे ने डाटा भी दिया कि अगर अमेरिका में, सिंगापुर में बिजनेसेस को बंद करना है तो 6 से 9 महीने का समय लगता है। वहां पे भी कुछ प्रोविजंस फॉलो होते हैं, लेकिन भारत में बिजनेसेस को बंद करना है तो कम से कम 4.3 ईयर्स का समय लगता है ऑन एन एवरेज। कम से कम नहीं, ऑन एन एवरेज 4.3 ईयर्स का समय लगता है। तो 4.5 साल तक लगभग बिजनेसेस जब उसमें बैंकरप्सी प्रोसीजर चल रहा है कोर्ट में, तो जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, मशीनरीज, वो यूज नहीं हो रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहीं और जॉब नहीं कर रहे हैं, तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्स फॉर द कंट्री। जैसे मान लीजिए कंपनी ए है, उसका ये मालिक है, इसने कई सारे लोगों से, बैंक से, इंडिविजुअल से उधार लिया हुआ था, अब वो उधार नहीं वापस कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये इंसॉल्वेंट हो गया है। अब ये कोर्ट जाएगा, कोर्ट इसके प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा, फिर इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगा, और साथ ही साथ जिन उधार देनदारों का पैसा वापस करेगा। इसमें खूब सारा समय लग जाता था, जैसा कि मैंने आपको कहा 4.3 ईयर्स ऑन एन एवरेज लग जाता है भारत में एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2015-16। उसी को नाम दिया गया चक्रव्यूह चैलेंज। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग, वर्कर्स, कैपिटल, उनका इनएफिशिएंट यूज होता है, प्लस बैंक का पैसा भी तो काफी लंबे समय तक अटका हुआ है, तो बैंक्स का एनपीए भी बढ़ रहा था। इसी समस्या से, इसी चक्रव्यूह चैलेंज से निपटने के लिए जब इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने हाईलाइट किया द प्रॉब्लम ऑफ चक्रव्यूह चैलेंज, तो चक्रव्यूह चैलेंज से निपटने के लिए फिर भारत सरकार लेकर के आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत ये तय किया गया, ये नया कानून है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि अब अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन आता है जहां पे एक बोरोवर इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट, या एक कंपनी इज अनेबल टू पे ऑफ
इट्स डेट, तो उस केस में उनको नॉर्मल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल आपको पता है स्पेशलाइज्ड एजुडिकेटरी बॉडीज विच इज हैविंग जुडिशियल एज वेल एज प्रोफेशनल मेंबर्स, जिनका काम ही होता है कि स्पेसिफिक मामलों की सुनवाई करना और जल्दी जल्दी उन मामलों में फैसले सुनाना। तो स्पीडी रिड्रेसल के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो अब ऐसे मामलों में कोर्ट में ना जाकर के ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। कंपनियों से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, यानी कि कंपनी ने अगर उधार लिया है तो उस केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मामला रिजॉल्व किया जाएगा। और अगर इंडिविजुअल ने या किसी पार्टनरशिप फर्म ने उधार लिया है तो वो मामला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में रिजॉल्व किया जाएगा। और इस तरीके से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में बोला गया कि ट्रिब्यूनल्स में मामला रिजॉल्व किया जाएगा, एनसीएलटी फॉर कंपनीज कॉर्पोरेट्स एंड डीआरटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म। और प्रोसेस क्या होगा, मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, इसका ओनर ये आदमी है, इसने उधार लिया था इतने लोगों से, तो इन लोगों को कहा जाएगा क्रेडिटर्स, जिन्होंने उधार दिया था इस कंपनी को। अब इन क्रेडिटर्स का पैसा ये कंपनी नहीं लौटा पा रही है, तो ये आदमी जो है पहले इंसॉल्वेंट हुआ। अब ये क्या करेगा, जाएगा एनसीएलटी, क्योंकि कंपनी है तो एज पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये जाएगा एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इसके कंपनी का कंट्रोल इससे वापस लेकर के इन क्रेडिटर्स को दे देगी। क्रेडिटर्स क्या करेंगे कि वो फिर इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेंगे कि उनको इस कंपनी को रन करना है, रिवाइव करके रन करना है, या इसको बेच करके, इसके एसेट्स को बेच करके अपना पैसा रिकवर करना है। तो इस तरीके से जब कंट्रोल क्रेडिटर्स के हाथ में आ जाएगा तो उनके पास ये दो ऑप्शन है, आइदर टू रिवाइव या लिक्विडेट। ध्यान रहे, जितने लोगों ने भी उधार दिया है, मान लीजिए कि 4 लोगों ने उधार दिया 25-25 लाख रुपए इस कंपनी को, तो चारों लोगों का साथ में आना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू मेक दिस क्रेडिटर्स कमिटी। जितना टोटल उधार इस कंपनी के ऊपर है उसका 66% ओवरऑल उधार देने वाले लोग अगर एक साथ आ जाए तो फिर वो क्रेडिटर्स कमिटी बना सकते हैं और वो फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इस इंसान या इस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। मतलब 4 लोगों ने उधार दिया है 25-25 लाख रुपए, उसमें से 3 लोग भी इकट्ठा हो गए तो टोटल 1 करोड़ में से 75 लाख रुपए उधार हो गए, 75% क्रेडिट हो गया। तो 66% से ज्यादा 3 लोग ने मिलकर के उधार दिया हुआ है, इस कारण से दे कैन मेक क्रेडिटर्स कमिटी एंड नाउ दे विल गेट कंट्रोल ऑफ दिस कंपनी once the matter goes to NCLT and then they will have to decide कि they have to revive or liquidate। liquidate मतलब इस कंपनी को बेच करके उसके पैसे रिकवर करना। ये जो पूरा फैसला है, ये जो पूरा एक्टिविटी है ऑफ डेट रिजोल्यूशन, इसको कहा जाता है डेट रिजोल्यूशन। उधार से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना, उसको 180 दिन में कंप्लीट किया जाना है एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में पहला प्रोविजन बोला गया कि कोर्ट में ना जाकर के कहाँ जाएंगे, एनसीएलटी या डीआरटी में। और फिर दूसरा बोला गया कि क्रेडिटर्स कमेटी को कंट्रोल मिलने के बाद उनको फैसला करना है 180 दिनों में कि उनको कंपनी को रिवाइव करना है या लिक्विडेट करना है, लेकिन 90 डेज का उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अल्टीमेटली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है कंट्रोल लिस्ट करके दे देगी और अल्टीमेटली इनको फैसला करना है 180 डेज में लिक्विडेट करना है या फिर रिवाइव करना है। इनको 90 डेज का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, बट ओवरऑल एक बार में 90 डेज का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, उसके बाद भी कुछ एक्सटेंशंस दिए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 330 डेज का टाइमलाइन दिया गया है कि ये जो डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस है इसको 330 डेज के अंदर रिजॉल्व कर ही लेना है। तो चक्रव्यूह चैलेंज को इससे ब्रेक करने की कोशिश की गई विथ हेल्प ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अच्छा, ये जो क्रेडिटर्स कमिटी है इस पूरे प्रोसेस में कंपनी को रिवाइव या लिक्विडेट करने के प्रोसेस में दे कैन टेक प्रोफेशनल सपोर्ट ऑल्सो। प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए देयर विल बी सम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जैसे सीए होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट वगैरह, वैसे ही उसी तरीके के प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका नाम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिनको हम कहते हैं। उनका काम होता है कि क्रेडिटर्स कमिटी को सपोर्ट करें इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन वेदर टू रिवाइव या लिक्विडेट, बट ओवरऑल द डिसीजन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज। 330 दिन के अंदर ये पूरा डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ला तो दिया गया 2016 में विद द एम ऑफ डूइंग अवे विद चक्रव्यूह चैलेंज, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 330 दिन वाला जो लिमिट है वो बार बार ब्रीच होता रहा है। एवरेज टाइम जो है वो 550 डेज या 600 डेज चल ही रहा है। इनफैक्ट वो बढ़ा है 557 डेज से 650 डेज और 2023-24 में आकर के 716 डेज तक पहुंच चुका है। रीजन बीइंग इवन एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स
जो है वो उनके ऊपर बर्डन बढ़ चुका है, इस कारण से वहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस आ रहे हैं और देयर इज शॉर्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑल्सो। इन सब कारणों से डिले हो रहा है और इन सब डिले को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को और बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है। दैट इज द रिसेंट न्यूज, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2026, इन ऑर्डर टू एड्रेस द परसिस्टेंट डिलेज एंड मैक्सिमाइज स्टेक होल्डर वैल्यू। होता क्या है कि जब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में बहुत समय लगता है, तो ये जो कंपनी के एसेट्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक डिस्प्यूटेड हैं, उस केस में कंपनी के एसेट्स का प्राइस भी काफ़ी गिरने लगता है। इस कारण से एसेट्स को बेच करके अगर पैसा रिकवर भी किया गया, लिक्विडेट भी किया गया, तो भी पूरा पूरा पैसा रिकवर नहीं होता है। सो क्रेडिटर्स हैव टू टेक हेयर कट। जब आपने उधार दिया 1 करोड़ का और पैसा आपका निकल करके आया एसेट्स बेचने के बाद सिर्फ 60 लाख रुपए, तो कहा जाएगा कि आपने 40 लाख रुपए का या 40% का हेयर कट लिया। तो लो रिकवरी रेट्स भी देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिले, इंक्रीज हेयर कट्स हो रहा था फॉर द क्रेडिटर्स। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए नया कानून पास किया गया बाय द पार्लियामेंट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026। इसके अंतर्गत वापस से पहला प्रोविजन तो यह है कि इस टाइमलाइन को अधेयर करने का निर्देश दिया गया है कि द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड क्रेडिटर्स मस्ट अधेयर टू द टाइमलाइन ऑफ 180 डेज एक्सटेंडेबल टू 90 डेज एंड मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 330 डेज, उससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा मैंडेटरी एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, ये प्रोविजन कहता है कि अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर डेट रिजोल्यूशन से रिलेटेड कोई केस रजिस्टर किया जाता है तो 14 डेज के अंदर एनसीएलटी को या तो वो केस को एक्सेप्ट कर लेना है और नहीं तो बताना है क्लियर कट ग्राउंड कि क्यों वो केस एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अदरवाइज एनसीएलटी केस को एक्सेप्ट करने में काफी लंबा समय ले लेती थी, 6 महीने ले लेती थी, तो इनडायरेक्टली चक्रव्यूह चैलेंज हो गया। अब केस जब एक्सेप्ट होगा उसके बाद से ये 180 डेज वाला टाइमलाइन शुरू होगा। एनसीएलटी केस एक्सेप्ट करने में काफी लंबा समय ले लेती थी, लेकिन अब एनसीएलटी को 14 डेज के अंदर फैसला करना है कि केस एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसको कारण बताना है कि वाई केस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यानी कि हमारे देश का उधार देने वाला कंपनी है, किसी और देश में उधार लिया है किसी ने, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी प्रोविजंस लाए गए हैं इन द न्यू लॉ। स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड प्रोविजन देखिए, अब एनसीएलटी में जाने के बाद थोड़ा सा फीस भी देना पड़ता है, एनसीएलटी को फीस देना पड़ता है, तो एनसीएलटी के फीस भी ड्यू हो जाते हैं कई सारे केसेस में ऑन द कंपनी। एनसीएलटी का फीस भी इसके ऊपर ड्यू है। तो अब इस कानून में साफ साफ लिखा गया है कि जो एनसीएलटी वगैरह का जो फीस है, यानी कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, कानूनी रूप से जो ड्यूज हैं ऑन द कंपनी, वो सबसे अंत में पे किए जाएंगे। एक बार एम्प्लॉयज का पैसा दे दिया जाए, बैंक्स क्रेडिटर्स का पैसा दे दिया जाए, उसके बाद इनका पैसा दिया जाएगा। द बिल क्लैरिफाइज दैट स्टैट्यूटरी ड्यूज विल नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड डेट। इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट ड्यूज डू नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पता चला कि कंपनी को अक्वायर करने के बाद सबसे पहले एनसीएलटी कह रहा है कि हमारा पैसा वापस करो, हमारा जो फीस हुआ एनसीएलटी का वो दो ना, ऐसा नहीं करना है। पहले क्रेडिटर्स का पैसा वापस करना है, बाद में स्टैट्यूटरी ड्यूज लेना है। अच्छा, उसके अलावा एक और नया प्रोविजन लाया गया है जो क्लेम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIIRP। As per this new procedure, some financial institutions can initiate insolvency proceedings outside the formal court processes. उसको एनसीएलटी वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। Some financial institutions can start insolvency proceedings without going to court or such entities, NCLT and all. टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव बैन बाय आरबीआई, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, पहले वो समझते हैं। एनडीडी नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, नॉन डेरिवेबल, ध्यान से समझना। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर दे एग्री on a future exchange rate for rupee, but they do not actually settle in the exchange rate, rather they settle in cash. अब ये मामला क्या है, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तभी समझ आएगा। मैंने डेफिनेशन पढ़ दिया, एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने और आपने एक नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर 1 month।
जहां हमने अग्री किया कि वी विल एक्सचेंज डॉलर एंड रुपी एट ए रेट ₹85 पर डॉलर। ये हमने अग्री किया आज की तारीख में 4 अप्रैल को हमने तय किया कि 4 मई को हम लोग डॉलर और रुपए को एक्सचेंज करेंगे एट ए रेट $1 इज इक्वल टू ₹85। और अमाउंट हमने तय कर दिया $1000 का कि $1000 को हम लोग एक्सचेंज करेंगे। अब एक महीने बाद 4 मई को हो सकता है कि जो रेट है डॉलर और रुपए का रियल एक्सचेंज रेट मार्केट में जो जो मार्केट में चल रहा है रेट, वो हो गया ₹87 पर डॉलर आफ्टर 1 मंथ। उस केस में चूंकि हमने एग्रीमेंट किया था ₹85 पर डॉलर पे, लेकिन हो गया रियल मार्केट में ₹87 पर डॉलर, सो यू विल गेन ₹2 पर डॉलर। आपको ₹2 पर डॉलर का फायदा होगा, क्योंकि जो हमने रेट सेट किया था उससे रेट ₹2 ज्यादा हो गया। उस केस में चूंकि हमने $1000 की बात की थी, उस केस में per dollar I will be giving you ₹2, and we had talked about $1000, so I will be giving you overall ₹2000। तो सीधी सी बात है, नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमने तय किया कि एक महीने बाद ₹85 पर डॉलर के हिसाब से हम लोग $1000 एक्सचेंज करेंगे। एक महीने बाद अगर रियल मार्केट के अंदर ₹87 पर डॉलर हो गया, तो आपको मैं ₹2 पर डॉलर दूंगा। हमने $1000 की बात की थी, तो मैं आपको ₹2000 दूंगा। लेकिन अगर मार्केट में रेट ₹83 पर डॉलर हुआ, तो उस केस में आप मुझे ₹2 पर डॉलर देंगे। और चूंकि हमने $1000 की बात की थी एक्सचेंज करने की, तो आप मुझे ₹2000 देंगे। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पढ़ो या नाम देखो, नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव, मतलब इसमें सच में ओवरऑल जो एक्सचेंज रेट है उस पे एक्सचेंज नहीं करना है। $1000 को ₹85 या ₹87 पे एक्सचेंज नहीं करना है। जो डिफरेंस है उतना अमाउंट को पे करना है टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर 2 parties agree on a future exchange rate of rupee, but settle the difference, not the entire amount। ठीक है, सेटल द डिफरेंस। तो ₹2 ज्यादा हुआ तो उस सेटल कर दिया आपके फेवर में, ₹2 कम हुआ तो आपने सेटल किया मेरे फेवर में। यह है नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बहुत होता है मार्केट के अंदर, उस कारण से कई सारे मार्केट के अंदर जो करेंसी मार्केट है उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता रहता है, क्योंकि स्पेकुलेटिव मार्केट है ना, ये अंदाजे में लोग पैसा लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्पेकुलेटिव मार्केट है ये करेंसी के लिए, या आप कह सकते हैं एक्सचेंज रेट मार्केट के लिए एक स्पेकुलेटिव मार्केट का काम करता है नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। मतलब स्पेकुलेटिव मतलब फ्यूचर पे अंदाजा लगा करके बहुत लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं, पैसा लगाते हैं। रिसेंटली चूंकि रुपया बार बार कमजोर हो रहा है, 94-95 रुपीज तक जा चुका है, इस कारण से आरबीआई ने बैंक्स को बार कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है फ्रॉम इंगेजिंग इनटू नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इस नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेकुलेशन मतलब डिमांड सप्लाई ऑफ रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है अगेंस्ट डॉलर, उस कारण से रुपया और ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो टू स्लो डाउन द स्पेकुलेशन इन द करेंसी मार्केट, सरल भाषा में कहें टू स्लो डाउन excessive speculation in the currency market, in order to stabilize rupee against dollar, RBI has banned या barred the banks from engaging into NDD contract for the time being। NDD contract न्यूज में आया है, तो रिलेटेड प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक और न्यूज इंडियन नेवी से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम INS अरिंधम, इंडियन नेवी हैज ऑल्सो कमीशन्ड INS तारागिरी। ये टॉपिक डिफेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। INS तारागिरी इज 4th फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी। फ्रिगेट क्या होता है? एक स्मॉल साइज का नेवल शिप होता है। तो इट इज 4th फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 17A क्लास ऑफ इंडियन नेवी। इसका टोटल 6,670 टन का है एंड 75% इंडिजिनस कंटेंट है। 200 से ज्यादा MSMEs ने इसमें कंट्रीब्यूट किया इसके कंस्ट्रक्शन में। इसकी खासियत ये है तारागिरी की कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो काफी रेड्यूस्ड
रडार क्रॉस सेक्शन। इस कारण से इसको जो एनिमी के रडार है वो जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये स्टील्थ ऑपरेशन कर पाएगा। प्लस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर सकता है ये भी। प्लस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी ये काम आ सकता है। इसके साथ साथ ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का भी काम कर सकता है आईएनएस तारागिरी। इस आईएनएस तारागिरी के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, ऑफ कोर्स। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गवर्नर इज बाउंड बाय द एड ऑफ एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग दोज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स डिस्क्रिशन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन देता है वहां पे गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है। यहाँ पे साफ साफ तीसरा स्टेटमेंट गलत है। द बिल हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल। सो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। यहाँ पे अगेन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी विल कंटिन्यू टू प्ले इट्स कोर रोल। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राइस विल से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यहाँ पे होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।